धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से उत्तराखंड भी है, पंजाब भी है, मणिपुर और गोवा भी है। 10 फरवरी से चुनाव शुरू हो जाएंगे और 10 मार्च को सभी राज्यों के चुनावी नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद तय होगा कि क्या भाजपा इन 5 राज्यों में से जहां 4 पे उसकी सरकार है उनको बरकरार रख पाती है, या कितनी जगह पे बरकरार रख पाती है, कितनी जगह पे सत्ता परिवर्तन हो पाता है, या पंजाब में कांग्रेस अपनी सरकार बचा पाती है, या कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य की सरकार चली जाती है। ये तो तय होगा 10 मार्च को। लेकिन अभी की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में बन रही है वो बता रही है कि चुनाव किस तरह से लड़े जाएंगे और इन चुनाव की दशा और दिशा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस किस तरीके से तय कर रही है। जी हां, सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाकर नफरत फैलाकर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो 3 एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो है देवबंद से जुड़ा हुआ। उसी की वजह से 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखने पड़ रहे हैं। पहले चरण के तहत जो 10 फरवरी को मतदान होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पे होगा। पहले चरण के तहत और कौन से जिलों में होगा? मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, शामली में, मेरठ में, गाजियाबाद में, नोएडा में। ये तमाम वो जिले हैं जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों में शुमार किए जाते हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश 2013 के बाद से ही पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां 2013 में दंगे हुए, जिसके बाद से मुजफ्फरनगर का नाम आते ही, अब तो फिल्में बनने लगी मुजफ्फरनगर के नाम से, नाम आते ही देश ही नहीं पूरी दुनिया में लोग समझ जाते हैं कि ये वो जमीन है जहां 2013 में दंगे हुए। और उसके बाद भाजपा ने 2014 में शानदार लोकसभा में फसल काटी, उसके बाद 2017 में विधानसभा में शानदार फसल काटी और इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अच्छा खासा प्रदर्शन किया। हालांकि 2014 की तरह भाजपा को यहां 2019 में कामयाबी नहीं मिल पाई। अब 2022 में भी भाजपा यहां पर उसी तरीके की कामयाबी हासिल करना चाहती है, लेकिन किसान आंदोलन के चलते भाजपा को यह कामयाबी हासिल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो यहां जगहों के हिसाब से, जी हां ध्यान से सुनिए, जगहों के हिसाब से, जिलों के नामों के हिसाब से नई नफरत की राजनीति शुरू की जा रही है। जैसे मुजफ्फरनगर में दंगे को फिर से एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कैराना से जो पलायन का मुद्दा है उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। पलायन का मुद्दा आप जानते ही हैं। हुकुम सिंह जो 7 बार के विधायक हुआ करते थे, 2014 में सांसद बने, नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में मंत्री तो उनको बनाया नहीं, तो उन्हें लगा कि कल के आए हुए लोग जो भाजपा में शामिल हो गए वो तो मंत्री बन गए नरेंद्र मोदी के यहाँ, मैं क्या करूं, मैं भी कुछ दंगाई पना करता हूं। तो उन्होंने एक फार्मूला निकाल दिया कि कैराना में मुसलमानों के डर से हिंदू पलायन कर रहे हैं, तो पलायन का भी यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब यहाँ टारगेट किया जा रहा है देवबंद को। जी हाँ, देवबंद को, उसी देवबंद को जिसका असल में नाम एक कस्बे का नाम है। देवबंद किसी जगह का नाम नहीं है, किसी संस्थान का नाम नहीं है। संस्थान का नाम असल में जो है वो है दारुल उलूम देवबंद। कस्बे का नाम है इसलिए लास्ट में देवबंद भी लगता है, लेकिन कस्बे की वजह से ही इस संस्थान को, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा संस्थान है जिसे पूरी दुनिया में एक बड़ी अहमियत हासिल है, उसको टारगेट किया जाता रहता है। इस बार किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है वो थोड़ा सा देख लीजिए। अखबार में छपी इस खबर के मुताबिक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने, राष्ट्रीय बाल अधिकार, बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली सबसे उच्च कोटि की भारतीय जो संस्था है, उसने एक लेटर जारी कर दिया है। कुछ अखबार कह रहे हैं कि मुख्य सचिव को लेटर भेज दिया है, कुछ अखबार कह रहे हैं सहारनपुर के डीएम को लेटर भेज दिया। जी, सहारनपुर जिले में आता है देवबंद, और कहा है कि ये जो दारुल उलूम देवबंद की जो वेबसाइट है और इस पर जो फतवे पड़े हुए हैं ऑनलाइन, उन फतवों को फौरी तौर पर बैन किया जाए, उनके प्रचार प्रसार पर फौरन रोक लगाई जाए, और जब तक उनकी जांच नहीं हो जाती ये फतवे लोगों तक नहीं पहुंचने चाहिए, लोग इन फतवों तक नहीं पहुंचने चाहिए, इनके वेबसाइट को बंद किया जा सकता है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। साथ ही कहा है क्योंकि ये फतवे गैर कानूनी हैं, असंवैधानिक ये फतवे हैं, जिस तरीके से फतवे दिए गए हैं और ये भारत का जो कानून है उसका भी उल्लंघन करते हैं, इसलिए इन फतवों की जांच की जाए और जांच के बाद 10 दिन के भीतर आयोग के सामने एक रिपोर्ट पेश की जाए। ये कुल मिला के खबर तमाम अखबारों में छपी है, लेकिन इस खबर के जो कई मतलब हैं वो अखबारों में है ही नहीं। जैसे भैया कौन सी ऐसे फतवे हैं जिससे आयोग को दिक्कत है, तो हम लोगों ने कुछ सर्च करने की कोशिश की। जो चीज़ें हमारे सामने निकल के आई वो ये कि एक तो बच्चों को गोद लेने वाला मामला है, एक विरासत का मामला है। भाई आदमी अपने बेटों को, बेटियों को किस तरीके से विरासत में हिस्सा देगा। आप जानते हैं पूरे देश के अंदर एक पर्सनल लॉ होता है। पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों का नहीं होता, इसे नोट कर लीजिएगा। कागज़ कलम लेके बहुत सारे लोग
पर्सनल लॉ का नाम आते ही ये सोचते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के पर्सनल लॉ है, लेकिन मैं मुसलमानों के पर्सनल लॉ के बारे में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे निकाह है, तलाक है, खुला है, मुता है, विरासत है, ये तमाम चीज़ें मुसलमानों के मज़हब के एतबार से तय होंगी। ऐसे ही हिंदुओं में है, भाई हिंदू धर्म के मुताबिक उनके यहाँ किस तरीके से लड़कियों को विरासत दी जाएगी, किस तरीके से बच्चों को गोद लेना, अलग अलग धर्म के तहत अलग अलग कानून है ना। ऐसे ही आदिवासियों का, ऐसे ही दलितों का है, ऐसे ही नागा का है, ऐसे ही हर कम्युनिटी, सिख का, ईसाई का, सबका अपना पर्सनल लॉ है। लेकिन मुसलमानों के पर्सनल लॉ को लेकर हमेशा से हंगामा मचाया जाता है जैसे देश में सिर्फ इन्हीं का पर्सनल लॉ हो। तो ये दो मामले हैं, विरासत वाले या बंटवारे वाले जायदाद के, या जो भी बच्चों को गोद लेने वाले, ये मामले जो हैं वो पर्सनल लॉ में आते हैं। ऐसे ही फतवों को लेकर एनसीपीसीआर में एक शिकायत की गई। एनसीपीसीआर के अधिकारियों का जो लेटर जारी हुआ है उसमें कहा गया कि हमने जांच की, जांच करने के बाद हमने पाया कि ये जो फतवे हैं ये तो बहुत खतरनाक फतवे हैं, ये कानून के खिलाफ जाते हैं और कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इसलिए फौरी तौर पर तो इस वेबसाइट पर रोक लगाई जानी चाहिए, या इसके जो ऐसे फतवे हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए, वो लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये बात कही है। इसके बाद कहा है जांच के बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, यानी कि ऐसे फतवों को जारी करने पर देवबंद के खिलाफ, दारुल उलूम देवबंद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये चीज़ इसमें पूरी तरीके से निकल के आई है। अब इसमें देखना दिलचस्प होगा कि मान लीजिए मुख्य सचिव है यूपी का या सहारनपुर का डीएम है, वो क्या रिपोर्ट तैयार करके भेजता है। लेकिन सबसे अहम जो सवाल है वो है टाइमिंग का, जो खबर के अगले हिस्से में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले फतवों के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, आपको यह भी जानना चाहिए कि फतवा है क्या। भाई आखिर है क्या फतवा? कोई अदालत का आदेश है क्या फतवा? कोई सरकार का आदेश है क्या फतवा? नहीं, ना अदालत का आदेश है ना सरकार का आदेश है। एक मजहबी राय है। एक मुफ्ती होते हैं, जो भी इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सामने कोई समस्या है, कोई दिक्कत है मजहबी मामले में, वो कुछ जानना समझना चाहते हैं, तो वो रिटन में या मौखिक तौर पर दोनों तरीके से फतवा ले सकते हैं। अब उस फतवे को माने ना माने, इसको लेके इनके पास जो ये मुफ्ती हैं, फतवा देने वाले, कोई अथॉरिटी नहीं है कि भाई इसको लागू ही कर, हमने जो कहा ये मान ही मान ना। इनका काम है राय देना। तो इस ऐसी राय को लेके इतना बड़ा हंगामा मचाना, और वो भी चुनाव के ऐन वक्त, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से मुद्दों को पेश किया जा रहा है। और ये कहना कुछ गलत नहीं है कि मुजफ्फरनगर और पलायन के बाद अब देवबंद को टारगेट करते हुए उत्तर प्रदेश का चुनाव और लड़ा जाएगा। और ये भी लोग एक चीज़ कह रहे हैं कि पहले लग रहा था कि शायद पूर्वांचल से चुनाव शुरू होगा, बीजेपी चाहती है पूरब से चुनाव शुरू हो, लेकिन फिर से एक बार पश्चिम से चुनाव शुरू कराया गया। पश्चिम से चुनाव इसलिए शुरू कराया गया ताकि पश्चिम से नफरत का बाजार गर्म किया जा सके, मुजफ्फरनगर के नाम पे, कैराना के नाम पे, और अब देवबंद भी उसमें ऐड हो चुका है। और इन सब के जरिए जो है एक नफरत का माहौल बना के अपनी सत्ता हासिल की जा सके। इस मामले को लेकर एक रिएक्शन हमें मिला है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है, इनका एक रिएक्शन है जो अखबार में छपा है। इन्होंने कहा है कि फतवा जो है एक मजहबी राय है, कोई माने ना माने, इसका जो है कोई बाध्यता तो है नहीं कि किसी पे ज़बरदस्ती तो लागू किया नहीं जा सकता। भाई अदालत का आदेश है कि फला आदमी को उठा के जेल में डाल दो, उसने गुनाह कर दिया, ये तो अपनी राय दे रहे हैं, हाँ भाई ये गलत हुआ है। टाइमिंग को लेकर सवाल उठना बेहद लाजमी है। आप समझ सकते हैं, अभी हाल फिलहाल में हमारे सामने खबर गुजरी थी, कुछ ही दिन पहले हमने भी आपको बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट में मोदी सरकार पहुंची, उसने 35 पेज का एक हलफनामा वहां दाखिल किया और कहा कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की बेहद ज़रूरत है। तो उसी दिन हमने कह दिया था कि भैया 2 साल पहले जब आपने विधि आयोग को ये कहा था कि भैया हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है, और उसके बाद विधि आयोग ने बाकायदा अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी कि समान नागरिकता संहिता लागू करने की ज़रूरत नहीं है, तब से तो हम ठंडे बस्ते में डाल रखे थे मामले को, इसको तब से तो इस पर कुछ कर नहीं रहे थे। और जैसे उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हुआ, आप जाके हाईकोर्ट में हलफनामा देख के ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। और अब एनसीपीसीआर फतवों पर सवाल उठा रहा है, और उन फतवों पर सवाल उठा रहा है जो सीधे तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंडर में आने की बात होती है। भाई कहा जाता है ना, सब चीज़ें खत्म करो, सब पर्सनल लॉ खत्म करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे। तो ये क्या महज संयोग है या प्रयोग है, ये आप लोग सोचिएगा। हमारा काम था, एक बड़ा अपडेट है इस पे, जैसे ही और बड़े उलमाओं की राय कोई आएगी या और किसी बड़ी पार्टी की ओर से रिएक्शन आएगा, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, ये संयोग नहीं है, ये बहुत बड़ा कोई प्रयोग किया जा रहा है। अब देवबंद के नाम पे नफरत फैलाने की कोई नई तकनीक ईजाद की जा रही है। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।